To Unacademy guys, myself Pravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator. So very interesting session for all of you. कैसा सेशन जिसका काफी लंबे टाइम से तुम लोग वेट कर रहे थे। काफी बच्चों ने अनअकैडमी पे बिलीव शो किया है। लास्ट 2 मंथ से काफी लोग अनअकैडमी के फ्री पेड और वाईटी चैनल्स पे क्लासेज ले रहे हैं। तो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी या परफेक्ट प्लान जब तक नहीं होगा तब तक तुम लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। फटाफट ज्वाइन कर लो अपने सारे दोस्त जो लिटरली किसी कैट एग्जाम या फिर किसी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को इस साल क्रैक करना चाहते हैं। तो ये प्लान उनके लिए फुल प्रूफ एप्लीकेबल रहने वाला है। ठीक है, फटाफट आ जाओ। मैं इसे रिकॉर्डेड भी अपलोड करवा सकता था, लेकिन मुझे रिकॉर्डेड में एक प्रॉब्लम थी कि मैं 1-to-1 टॉक नहीं कर पाता और जो तुम लोगों की क्वेरीज है वो आंसर नहीं कर पाता। तो ये सेशन 1-to-1 भी रहेगा, बट पहले 15 मिनट मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि कैसे तुम्हें प्लान करना चाहिए। राइट, बातें समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? फटाफट आ जाओ सारे। अब ये तुम्हारी पर्सनल कॉल है कि तुम अपने साथ वालों के साथ भी शेयर करो ये क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे इस क्लास में एनरोल होंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा ये सेशन और वी गाइस डिस्कस इन डिटेल। ऐसी कोई क्वेरीज मैं नहीं रखने वाला जो तुम लोगों की मैं डिस्कस ना करूं इस सेशन में। बट मेक श्योर रखना कि जब मैं तुम्हें बोलूं तभी अपनी क्वेरीज पुट करनी है, उससे पहले तुम्हें कुछ भी पुट करने की नीड नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि तुम लोगों ने रिसेंटली विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर तुम अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस हुए हो। राइट, ऐसा नहीं है कि सर मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया था, बीच में 2 मंथ मैंने गैप ले लिया, फिर मैंने गैप ले लिया, फिर पढ़ाई की। बट अगर सीरियसली अगर तुम लोग विद इन अ मंथ स्टार्ट करने वाले हो या विद इन अ मंथ स्टार्ट किया है तो तुम लोग यस लिख सकते हो। ग्रेजुएशन एग्जाम ऑल यूनिवर्सिटीज के ऑलमोस्ट डन है। राइट, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके ग्रेजुएशन एग्जाम अब डन है। ऐसा बहुत रेयर कोई लास्ट वीकेंड रहा होगा, इसके बाद तुम्हारे ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं होंगे। यू हैव कंप्लीट 5 and 20 मिनट, तुम्हारे पास कंप्लीट 5 मंथ और 20-25 डेज हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। राइट, राइट। ये सेशन लिटरली मतलब हेल्पफुल रहने वाला है। इस सेशन को जब मैं एंड करूं और दोबारा तुम अपने दोस्तों को सजेस्ट करो तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि तुम कमेंट जरूर करोगे अपने प्रोफाइल। उस प्रोफाइल के साथ साथ तुम लोग अभी क्या प्लान कर रहे हो या फिर कितना कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें, वो दोनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो लेट आएगा या डिले आएगा वो रिकॉर्डेड देख लेना ये पार्ट। बाकी मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बार बार शॉर्ट वीडियो, स्मॉल वीडियो या फिर अलग से शॉर्ट्स वीडियो या फिर अलग अलग क्लासेस में बताने से अच्छा है एक फुल प्रूफ 1 आवर की एक वीडियो मैं अपलोड कर दूं ये, जिससे तुम लोगों को हेल्प हो जाए। जो लोग लाइव हैं वो लाइव डाउट पूछ लेना, जो लाइव ना आ पाए जो रिकॉर्डेड देखें इसको कमेंट करना। कमेंट को मैं पर्सनली आंसर करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा। ठीक है, ये तो डिस्क्लेमर था इसका, बाकी बातें बाद में करेंगे। थोड़ा सा तुम लोगों को मैं ना ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, ज्यादा ऐसा नहीं कि उधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो मेन मोटिव चैप्टर है, आई थिंक विजिबिलिटी इज क्लियर बच्चों। यस, जो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारे माइंड में है दैट्स द क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इसे क्वांट भी कहते हैं, इसे मैथमेटिक भी कहते हैं। इंडिया के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, गवर्नमेंट हो चाहे एमबीए एंट्रेंस हो, सबसे वाइड सिलेबस कैट के अंदर पूछा जाता है और देर इज अ 22 क्वेश्चन। राइट, और मल्टीप्लाई बाई 3, ईच क्वेश्चन डिवाइडेड बाई 3 नंबर्स एंड देर इज अ 66 नंबर। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात जो सबको पता तो होती है बट माइंड में रहनी जरूरी है कि सेक्शनल कट ऑफ के लिए एटलीस्ट तुम लोगों को एटलीस्ट 4 क्वेश्चन सही करने रहते हैं। मतलब ये वो पार्ट है जो अगर तुम क्रैक नहीं करते तो बाकी पार्ट में अगर तुम्हारे 100 परसेंटाइल भी हुए तो कैट में वो स्कोर एलिजिबल नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो मैथ में वीक है एटलीस्ट तुम्हारी जो कमांड है उन टॉपिक्स पे हो जहां पे 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं और वो तुम अच्छे से सही कर पाओ। इज इट क्लियर? पहली बातें एकदम क्लियर। अब मैं ना जो प्लान लिख रहा हूं उन प्लान को तुम
आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, बट उतना ही टाइम लगेगा उसको फुल प्रूफ विद रिवीजन कंप्लीट करने में। गेटिंग माई पॉइंट कि सर मैंने तो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, सर मैंने तो अर्थमेटिक स्टार्ट किया है, पहले अर्थमेटिक करूंगी नंबर सिस्टम। डजेंट मैटर, नंबर सिस्टम भी कर सकते हो, अर्थमेटिक भी कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूं कि एज ए न्यू लर्नर अगर तुम कैट में सीरियस हो तो नंबर सिस्टम इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट। ये एक्चुअल में तुम्हारी मैथमेटिक के अंदर जो नॉलेज है या जो हाफ नॉलेज है उसको कंप्लीट नॉलेज में कन्वर्ट करता है। जो मिथ्स हैं या फिर जो तुम डाउटफुल रहते हो उन चीजों को परफेक्टली तुम्हारे सामने रखता है, जिससे क्वेश्चन का लेवल अगर अप भी हो रहा है तो तुम लोग उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ पाओ। इज इट क्लियर? यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर? मैं जो लिख रहा हूं उस अकॉर्डिंग सोचना। पहला पार्ट तुम लोगों ने पिक किया फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक, सारे के सारे सुनते जाना कि कैसे फील करना है। अर्थमेटिक के लिए तुम लोगों ने 30 दे दिए, 1 जून से 30 जून तक। जितने इसके टॉपिक है, जैसे मेन टॉपिक की बात करूं, परसेंटेज हुआ, मान लो रेशियो हुआ, यस, एवरेज हुआ, ये वो टॉपिक है जिन पे तुम लोगों की कमांड होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं सच बताऊं ना, यही 3 टॉपिक है जिनसे सब टॉपिक बनते हैं। और इसके अलावा 2 जो अलग चैप्टर हैं, दैट्स फॉर टाइम एंड वर्क एंड टीडीएस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये अपने आप में डिफरेंट अर्थमेटिक है, जिसका तुम्हें रूल और रेगुलेशन मैंने अपनी क्लासेस में जरूर बताया होगा, नहीं भी पता तो टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देयर इज अ 2 to 3 क्वेश्चंस जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, जब भी कोई चैप्टर करते हैं उसके बाद अगर सर करवा रहे हैं, कोई टीचर करवा रहा है, तब तो समझ में आता है। जैसे ही हम क्लास से बाहर जाते हैं, कोई पीपीटी सॉल्व करते हैं, किसी बुक को पिक करते हैं, किसी पीवाईक्यू को पिक करते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस नहीं बना पाते। ये जर्नल क्वेरीज है, हर बच्चे की क्वेरीज है। तो बच्चों मेक श्योर करो, इसमें टीचर का या स्टडी मटेरियल का रोल प्ले नहीं होता। इसमें रोल प्ले होता है तुमने उन चीज पे कितना टाइम स्पेंड कर रखा है। राइट? इज इट क्लियर? कि तुम लोगों को अगर लगता है ना 3 to 4 सेशन के बाद तुमसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये तुम्हारे माइंड का सबसे बड़ा मिथ है। ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेक श्योर करना चाहिए जहां भी तुम फॉलो करते हो, चाहे लाइव करते हो, रिकॉर्डेड करते हो, फ्री करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, तुम्हें एटलीस्ट 30 डे तक कंटिन्यू अर्थमेटिक के सारे चैप्टर करने चाहिए। चैप्टर क्लोजिंग कैसे होगी सर? कि मुझे कैसे फील होगा कि मैंने वो चैप्टर कर लिया? क्या सारे चैप्टर करने के बाद, ध्यान से सुनना, सारे चैप्टर करने के बाद 2017 से लेके 2022 के जितने क्वेश्चंस आए हैं अर्थमेटिक के सारे तुम लोगों को ट्राई करने चाहिए। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। क्या बोलती पब्लिक कि सर मैंने मान लो पूरा अर्थमेटिक 1 मंथ में फिनिश किया है जून के अंदर, तो क्या मुझे 2017 to 22 के जो पीवाईक्यू है वो मुझसे बनने चाहिए? अगर मैं मानो यहां तक का डाटा अगर तुम लोगों के सामने रखूं, देयर इज 100 क्वेश्चन, तो क्या समझते हो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन सही रही है तो 70 प्लस क्वेश्चंस बनने चाहिए? यस और नो बच्चों? मान लो अगर 100 क्वेश्चंस इस टाइम पीरियड में आए हैं, 100 थोड़ा बड़ा डाटा है, फिर भी मान लो सारे एमबीए एंट्रेंस में अगर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और तुमने चैप्टर क्लोज कर दिया, तो 70 प्लस क्वेश्चंस डुएबल है। अगर तुम 70 की बजाय 10 ही क्वेश्चंस कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा अर्थमेटिक का चैप्टर कंप्लीट हुआ? एक कॉमन सेंस है कि सर अर्थमेटिक का चैप्टर हमारा क्लोज नहीं हुआ, तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट नहीं है, या फिर तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट नहीं है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? ईच एंड एवरी लर्नर, कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है कि तुम उस चैप्टर के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू ट्राई करो, उसमें से कम 70%, अगर 10 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 7 क्वेश्चंस बनने चाहिए। यही तो अचीवेबल थिंग है कि नहीं? ये बात अगर तुम्हारे माइंड में एकदम एप्लीकेबल है तो तुम आने वाले टाइम में अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, किसी और के एनालिसिस की नीड तुम्हें नहीं होने वाली। क्लियर? तुम अपने कमेंट से बताते रहना अगर सब कुछ क्लियर हो तो। अगेन दूसरा चैप्टर है एलजेब्रा। मुझे पता है कि एलजेब्रा में वो बच्चे जो नॉन मैथमेटिकली बैकग्राउंड से हैं, जो मैथ्स में वीक थे, जो 8th और 10th स्टैंडर्ड में ही बिल्कुल वीक थे, या फिर जिनको कम चीजें समझ में आती थी,
उनके लिए अलजेब्रा सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहता है उनकी जर्नी का। बट लिटरली बता रहा हूँ, पिछले काफी टाइम से अलजेब्रा का जो वेटेज है वो 30 to 40% हो चुका है। और यहां से क्वेश्चंस कुछ इजी वे में आते हैं, कुछ इजी वे में आते हैं, इसलिए इनके चैप्टर्स को जितना करो कंप्लीट करो। हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुमसे ना बने, मैं नहीं कहता कि इसमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम अब अगर आई तो तुम लोग बना पाओगे, इट्स टफ फॉर ऑल लर्नर्स। बट अगर तुम मानो कोई इजी लॉग का क्वेश्चन आ गया, इजी एपी जीपी का क्वेश्चन आ गया, इजी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, इजी फंक्शन एंड ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, इजी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आ गया, तो क्या वो डुएबल होना चाहिए? जैसे मैंने लास्ट 2 मंथ में जो अलजेब्रा तुम लोगों को कंप्लीट करवाया है उसमें यही चीज मेक श्योर करवाई है कि चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो या किसी भी स्ट्रीम में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए एटलीस्ट उतना नॉलेज होना चाहिए। उससे हायर अगर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स आती हैं तो वो चाहे तुम स्किप कर दो चलेगा, बट उतना बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। क्या गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि तुम्हें अगर कोई भी किसी भी वीडियो के थ्रू ये कहता है कि बेटा ये वाला टॉपिक छोड़ के चले जाना, वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि उस टॉपिक से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन कैट पूछ सकता है और ये हर साल होता है। मान लो एलजेब्रा को अगर मैं कहूं बेटा सिर्फ 100 आवर देने हैं, तो क्या तुम अपनी अपनी सक्सेस जर्नी में 100 आवर एलजेब्रा को नहीं दे सकते? पहले 100 आवर दो तो सही, उसके बाद जजमेंट पे आना ना कि तुम्हें आता है कि नहीं आता। कोई भी चीज नहीं आने का एक सबसे बड़ा रीजन है उसके अंदर ना तो कोई इंटरेस्ट होना, ना ही उस पर कोई टाइम स्पेंड करना। दोनों चीजें तुमने नहीं कर रखी तो वो चीजें तुम्हें नहीं आएंगी। अर्थमेटिक में बच्चे इसलिए कंफर्टेबल होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, इसलिए वो कंफर्टेबली सारे दिन अर्थमेटिक करते रहते हैं और उनका अर्थमेटिक टाइम टू टाइम अच्छा होता जाता है। बट मेक श्योर करना एलजेब्रा के बिना तुम लोग क्वांट का सेक्शनल प्लस क्वांट के अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। जो वीडियो जैसे कहते हैं कि सिर्फ अर्थमेटिक कर लो सेक्शनल निकल जाएगा, तो गाइस सेक्शनल के लिए एलजेब्रा का रोल उतना ही बेहतर होना चाहिए जितना अर्थमेटिक है। पहली चीज माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अगेन, अब मैंने कहा कि ये अगस्त वाली बात, क्या ये ऊपर शिफ्ट हो सकता है, क्या ये नीचे शिफ्ट हो सकता है? शिफ्टिंग इज अलाउड। जो मैंने सीक्वेंस दिया है उसमें शिफ्टिंग अलाउड है। जो टाइम दिया है ना उतना ही टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं है कि जून से स्टार्ट किए अगस्त तक अर्थमेटिक चल रहा है, जून से स्टार्ट किए अगस्त तक नंबर सिस्टम चल रहा है, जून से स्टार्ट किए अलजेब्रा चल रहा है अगस्त तक। तुम्हारे पास एक बाउंडेड टाइम है, उस बाउंडेड टाइम में तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल के देना है खुद को, ठीक है? आगे देखो, नंबर सिस्टम 15 डे का चैप्टर है। जैसे मेरा अल्टरनेट डे क्लासेस चल रहा है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो मैं पूरा मंथ ले रहा हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है? आई थिंक तुम लोगों को पता है कि मैं पूरा जून में तुम्हें नंबर सिस्टम करवाने वाला हूं। बट अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर तुम अपने कोर्स को चेकआउट करोगे तो वहां सिर्फ 15 चैप्टर है। जो अल्टरनेट डे मैंने रखे हैं उन अल्टरनेट डे में मैं अर्थमेटिक या एलजेब्रा तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, या अल्टरनेट डे में मैं तुम्हें एलआरडीए पढ़ा रहा हूं। तो ये भी ध्यान में रखना कि मैं एक्चुअल में वर्किंग डे जो है तुम्हारे 15 ही एप्लीकेबल करवा रहा हूं। उन 15 डे में लिटरली अगर तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें 5 सेशन के बाद नंबर सिस्टम में इंटरेस्ट आने लग गया कि नहीं लग गया? फर्स्ट सेशन में तुम लोगों का मन नहीं था नंबर्स को पढ़ने का, सेकंड में भी नहीं था, थर्ड में भी नहीं था, बट फोर्थ और फिफ्थ तक आते आते यू गाइस रियलाइज कि यार अच्छा हमें आता तो है बट हमने इन पे कभी वर्क किया ही नहीं, इसलिए हम अच्छा नहीं कर पा रहे। बातें समझ रहे हो सारे के सारे? तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही साइंटिफिक प्रॉब्लम है, वो क्या है? खुद के अंदर सेल्फ बिलीव की कमी। मैं नहीं कर सकता, तुम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उन चीजों पे टाइम स्पेंड नहीं किया। यस, चलो यहां तक का चैप्टर कंप्लीट। फिर बात करता हूं मैं ज्योमेट्री। बेटा एक बात बताओ, क्या ज्योमेट्री किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे को उठा के देखो, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे बीबीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, क्या ज्योमेट्री 10 स्टैंडर्ड के बाद किसी भी एग्जाम में आती है या फिर किसी भी स्ट्रीम में होती है? तो इसके लिए ज्यादा फियरफुल होना ही नहीं। जितनी नॉलेज तुम्हें और तुम्हारे टीचर्स को है उतनी ही सबको है, क्योंकि ये 10 स्टैंडर्ड के बाद कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होती, ना 11th के मैथ में आती, ना 12th के मैथ में आती। तो ज्योमेट्री का जितना नॉलेज तुम्हें है उतना ही तुम्हारे टीचर्स को रहेगा। ज्योमेट्री का सीधा सा फंडा है, जितना हो सके तुम्हारे पास फैक्चुअल चीजें हैं वो तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए।
तुम्हारे पास जितनी 2D और 3D है वो सारे फॉर्मूले एक सीक्वेंस में होने चाहिए। इसके लिए मैंने एक आई थिंक फॉर्मूला का वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो अगर हेल्पफुल नहीं है तो मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो हर फॉर्मूला एक्चुअल में बना कैसे है उसका साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि ये ऐसे होता है, दैट्स वाई अपन ऐसे यूज करते हैं। जब तुम्हें हर चीज के फॉर्मूले को बनाना आ जाएगा तुम उससे रिलेटेड किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हो। ज्योमेट्री में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ज्यादा हायर वेटेज नहीं है। मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उन 2 से 3 क्वेश्चन को सही करने के लिए हो सकता है तुम्हें हजारों क्वेश्चन करने पड़ जाए, बट मैं तुम्हारे लिए एक वेल डिजाइन कोर्स लेके आऊंगा जिसके अंदर सिर्फ 50 to 20 डे के अंदर अपन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D सीक्वेंस में विद कैट 2070 to 22 के PYQ अपन कर लेंगे, ठीक है। उससे बाहर अगर बाई चांस आ जाए तो उस क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेने का। समझ गए ये बात? आ गया हो। फिर आता है मॉडर्न मैथ। बेटा सबसे कम पढ़ाए जाने वाला टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जो सबसे कम पढ़ाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता इसे कम क्यों पढ़ाया जाता है। ये जो टॉपिक है ना, जिसको नहीं आता वो ना तो क्वांट में कॉन्फिडेंट फील करेगा ना ही LRDA में कॉन्फिडेंट फील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, तुम्हें ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के दिखेंगे। अगर किसी को IIM तक जाना है तो उसको मॉडर्न मैथ का नॉलेज होना चाहिए। मॉडर्न मैथ बोले तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। हर बार ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि टाइम पास के लिए, बट मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊं तो ध्यान रखना ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि तुम्हारा दिमाग सोचने पे मजबूर होगा और तुम सोचने लग जाओगे। तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लॉजिकल रीजनिंग के लॉजिक क्रैक करने लग जाओगे। तुम्हारा माइंड जो है वो मेंटली स्ट्रांग होगा। क्या ये बातें हर बच्चा समझ पा रहा है? अभी जो तुम्हारा माइंड है वो एक्चुअल में ना यूज करने की वजह से टफ है एकदम, मतलब ऐसे स्ट्रेट हो रखा है। अब जैसे जैसे अपन यूज करेंगे ना वो एक्टिव होता जाएगा। और कैट से पहले तुम्हारा जो माइंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। क्या तुम्हें ये बात अच्छे से याद नहीं है क्या? जब तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के पेपर हुआ करते थे तो पेपर से एक रात पहले तुम्हारा दिमाग सबसे फास्ट सोच रहा होता है। अगेन पेपर में जब लास्ट के 10 मिनट होते हैं तो तुम सबसे तेज सोच रहे होते हो। और राइट नाउ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि अगर 5 मिनट और होते तो मैं एक्स्ट्रा लिख पाता। ये उन सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस है। कभी भी लाइफ में अगर 1 महीने भी सीरियस रहे हो तो यू गाइस एनालाइज दैट कि जिस पॉइंट पे तुम्हें पढ़ाई करनी होती है अगर तुमने वहां की होती है तो वो एग्जाम में इजीली क्रैक होता है, राइट? क्या इतना समझ में आया ये वाला पार्ट कि मॉडर्न मैथ स्किप नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चंस आते हैं मुश्किल से, बट इसका पूरा यूज लॉजिकल रीजनिंग में, गेम एंड टूर्नामेंट में होगा, वेन डायग्राम में होगा, सिटिंग अरेंजमेंट में होगा। ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। और अगर कैट निकाल लोगे तो तुम लोगों का सबसे ज्यादा यूज तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में सिटिंग अरेंजमेंट को लेके, प्रोबेबिलिटी को लेके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो कुछ IIM टॉपर्स हैं या फिर IIM पास आउट है या फिर जो लोग इस साल इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे पूछ लेना। सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? यस। अगला अगला बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। एकदम परफेक्ट वे में सारी बातें करूंगा, डोंट वरी, सोचने की भी डर नहीं है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंट्रीशन 20 क्वेश्चन आते हैं। या तो 5 सेट आएंगे या 4 सेट आएंगे। पिछले 2 साल से ओनली 4 सेट आ रहे हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 सेट बोले तो 5-5 और 4-4 का कॉम्बो हो सकता, सॉरी 5-5-5 का कॉम्बो हो सकता है, 6-6-4-4 का कॉम्बो हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट लास्ट 2 ईयर के एनालिसिस से 2 चीजें निकल के आई हैं कि अब वो लोग LRDI पे फोकस ज्यादा करते हैं। डायरेक्ट DI बेस्ड सेट नहीं आते आजकल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि DI तुम लोग नहीं पढ़ो, DI पढ़ना बहुत जरूरी है। LR के जो सेट आएंगे वो DI का यूज करते हुए आएंगे। ऐसा लॉजिकल रीजनिंग का सेट बनाया जाएगा जिसके अंदर तुम्हारा DI कैलकुलेशन भी चेक होगा। मतलब डायरेक्ट ना तो LR ज्यादा पूछा जा रहा ना डायरेक्ट DI पूछा जा रहा। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड DI सेट इन सालों में रिपीट मोड पे पूछे गए हैं। एक करंटली जो चीजें हो रही हैं उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे तुम लोगों को याद होगा कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, ओलंपिक में जेवलिन थ्रो वाला जो सीन हुआ था ना,
गोल्ड मेडल आया था नीरज चोपड़ा वाला, उसी साल कैट ने जेवलिन थ्रो पे गेम एंड टूर्नामेंट का सेट पूछ लिया था। इतनी अमेजिंग बात है कि जिस साल जो हुआ उसी में पूछ लिया। हो सकता है इस साल वर्ल्ड कप है तो हो सकता है तुम्हारा गेम एंड टूर्नामेंट में ऐसे सेट पूछ लिया जाए, या रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप फिनिश हुआ है पिछले साल तो हो सकता है कि फुटबॉल पे पूछ लिया जाए। तो तुम्हारा माइंड इस लेवल पे थिंकिंग रखना चाहिए कि जो क्रिएटिव चीजें हो रही हैं वो सारी पूछी गई है। रिसेंटली एक क्लास में मैंने तुम्हें करवा के भी दिखाया था कि एक क्लास में मैंने कहा था कि ये वाला सेट ओला उबर से रिलेटेड है और वो अनअकैडमी ने लाइव पूछा है। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो तुम लोग ध्यान रखना, करंटली जो चीजें चल रही है ना उन्हीं से रिलेटेड चीजें पूछेंगी। जिस साल इलेक्शन था ना, जिस साल इलेक्शन था 2019 में था आई थिंक, 2019 के अंदर एलआरडीए के अंदर सेट आया था इलेक्शन बेस्ड सेट, जिसमें परसेंटेज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा था। तो हर साल ऐसा ही आता है कि जिस साल जो होता है उसी से रिलेटेड सेट कैट वाले सेट करते हैं। ठीक है, अब बातें करते हैं सर क्या क्या और कैसे कैसे पढ़े। बेटा सबसे पहले आता है डेटा इंटीग्रेशन। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं एज ए लर्नर, जब भी तुम लोग अपना एलआरडी स्टार्ट करो तुम डेटा इंटीग्रेशन स्टार्ट करो। डेटा इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग मुझसे पूछना चाहते हो कि सर क्या क्या आना चाहिए, तो तुम्हें परसेंटेज आना चाहिए अच्छे से। नहीं आता तो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज। तुम्हें परसेंटेज आना चाहिए, तुम्हें एवरेज आना चाहिए अच्छे से, मतलब उनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, और तुम लोगों को सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, और तुम्हें रेशियो आना चाहिए। ये वो चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट टूल हैं तुम्हारे डेटा इंटरप्रिटेशन के, इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है। और अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो आई थिंक स्पीड मैथ का पहला सेशन तुम लोग ले चुके हो। स्पीड मैथ तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। लास्ट डिजिट हुआ, लास्ट 2 डिजिट हुआ, स्क्वायर याद करना हुआ, क्यूब याद करना हुआ, रूट याद करना हुआ, यही टूल्स होते हैं। फालतू में तुम हाई लेवल पे चले जाते हो बेसिक फंडामेंटल को कवर किए बिना। अगर बेसिकली सारी चीज कर लोगे ना तो हाई लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी है। ठीक है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज अपने आप बन जाएगा। सुना है ना? तुम बेसिकली क्या लार्ज चीजों को अटेम्प्ट करते हो, बनती नहीं है, और फिर तुम लोग बार बार हर्ट होते हो। अगर किसी चीज में बहुत अच्छा और एक्सपर्ट बनना है तो उसके बेसिक फंडामेंटल को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसका सबसे शानदार वाला एग्जांपल है नंबर ऑफ फैक्टर। तुम लोगों को 5 डे पहले नंबर ऑफ फैक्टर नाम भी नहीं पता था, नंबर ऑफ डिविजन का नाम भी नहीं पता था। अब तुम लोग इवन किसी भी नंबर को देख के उसके नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हो, इवन बता सकते हो, ओड बता सकते हो, प्राइम बता सकते हो, कंपोजिट बता सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हो, क्यूब बता सकते हो। दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। और ये ग्रोथ तभी आ सकती है जब तुम रेगुलर बेसिस पे उस पर काम करोगे। ठीक है, मैं मैं डैम श्योर हूं कि अगर तुम लोग अभी आने वाले कोर्सेज के अंदर भी अगर एनरोल कर रहे हो ना, करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 15 जून को जो कोर्स आएगा उसके 15 लेक्चर के बाद तुम सेम क्लास में आके कमेंट करना क्या तुम्हें डीआई के सेट से डर लगता है। चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो डीपीपीज हो, चाहे अनअकैडमी का मटेरियल हो, आउटसाइड का मटेरियल हो, चाहे पीवाईक्यू, हर टाइप के क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक अप्रोच आ जाएगी। उस पूरे कोर्स में मैं 50+ क्वालिटी सेट करवा चुका होऊंगा, तो तुम लोग वो सारे के सारे मेथड्स, सारे के सारे शॉर्टकट्स, सारे के सारे ट्रिक्स, हर चीज को एक सीक्वेंस में सीख चुके हो। टीचर का रोल अगर मैं सही बताऊं ना तुम्हारी सक्सेस में इतना ही है कि सारी चीजें वो अरेंज करके दे दे। सच बता रहा हूं। बाकी अगर सारा रोल टीचर का होता ना तो क्लास के सारे बच्चे आईआईएम में जाते। एक्चुअल में टीचर का अरेंजमेंट जो बच्चा सीख जाता है या समझ जाता है वो क्रैक कर लेता है, और जो एक्सप्लोर करने में बिलीव करता है वो 1 साल एक्सप्लोर करता रह जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। तुम्हें कहीं भी किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेक श्योर करो कि तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, अच्छे से क्वेश्चंस बनाओ, सारे पीवाईक्यू बनाओ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की तो है ही है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम खुद से बनाओ। राइट, आगे सुनो। लॉजिकल रीजनिंग। बेटा लॉजिकल रीजनिंग 1.5 मंथ कोई बड़ी बात है क्या? 1.5 मंथ में तुम्हारा गेम एंड टूर्नामेंट भी हो सकता है, रिवाइज करो तो भी, वेन डायग्राम भी हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, लीनियर भी हो जाएगा, सर्कुलर भी हो जाएगा, फ्लोर बेस्ड पजल्स भी हो जाएंगी। ठीक है, रूट एंड नेटवर्क भी हो जाएगा, क्यूब भी हो जाएगा, बाइनरी लॉजिक के सेट भी हो जाएंगे,
और दुनिया जहान की जितनी लॉजिकल रीजनिंग की पजल्स होती हैं, चाहे वो पजल्स हो सिलेक्शन को लेके, चाहे वो पजल्स हो तुम लोगों की रैंकिंग को लेके, चाहे वो टीम फॉर्मेशन हो, हर टाइप की पजल तुम 45 डे में इजीली कर पाओगे। ये जो जर्नी है ना 45 अगस्त 50 ऑफ अगस्त, ये जर्नी ये कहती है कि 50 सेट यहां और 100 सेट यहां। क्या इतनी बात मानते हो तुम लोग? अराउंड 150 सेट होने के बाद यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम लोग क्या है, हर 2 सेट करने के बाद क्रॉस चेक करते हो क्या मुझसे बन रहा है। अगर तुम्हें खुद को क्रॉस चेक करना है तो मिनिमम 150 प्लस सेट करो, तुम लोग अच्छे क्वालिटी सेट करो, उसके बाद तुमसे अपने आप चीजें बनने लग जाएंगी। जिस टाइम जिन चीजों में पढ़ने में टाइम लग रहा था वो टाइम अब सेव हो रहा होगा। ठीक है, अगेन देखना, आफ्टर दैट टारगेट 200 प्लस सेट। इसके बाद अपना क्या टारगेट रहेगा? अगर जो लोग मुझे जनवरी से फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने अच्छे से बता रखा है कि भैया पहले सिलेबस करेंगे, सिलेबस के बाद स्टेप 2 होगा सारे PY2 करवाऊंगा, स्टेप 3 होगा जो जो मॉक जहां जहां से दे रहे हो उसका लाइव एनालिसिस करवाऊंगा, और उसके बाद कैट तुम लोग क्रैक कर रहे होगे अगर ये चीज अपन सिर्फ और सिर्फ फॉलो भी कर ले तो। अब इसे फॉलो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वी गाइस टारगेट 200 प्लस सेट, जिसके अंदर 2017 से लेकर 2022 तक की सारे PYQ अपन लाइव डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में तुम लोगों ने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि बहुत ही टफ सेट आ जाता है। क्या तुम लोग जजमेंट लेना जानते हो कि हाउ टू जज कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना? एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग पावर। अगर तुम्हारे अंदर आने वाले 3 मंथ में वो डेवलप नहीं हो पाती तो तुम 4 अटेम्प्ट देके भी कैट क्रैक नहीं कर पाओगे। और कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे तुम लोगों ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैट में 99 प्लस परसेंटाइल ले आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपने वीक पॉइंट दोनों पे वर्क करना जानते हैं। वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी जानते हैं, अपने वीक पॉइंट को भी जानते हैं। वो ईगो पे चीजें नहीं लेते, वो चीजें स्किप करना भी जानते हैं। जिन बच्चों को ऑप्शन और क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन मैं इतने टाइम पीरियड में नहीं कर सकता, वो लिटरली बहुत आगे जा चुका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात भी डेवलप करनी होगी तुम्हें पढ़ते पढ़ते कि कौन सा क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में करने हैं और नहीं करने। हो सकता है प्रैक्टिस करते टाइम तुम सारे क्वेश्चंस बनाओ, बट एग्जाम में ये अप्रोच होनी चाहिए कि अगर 5 मिनट लग रहा है तो तुम्हारे माइंड में ये चलना चाहिए क्या मैं 5 मिनट में 2 क्वेश्चंस कर सकता हूं। अगर कर सकते हो तो उन 2 क्वेश्चंस पे जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी एबिलिटी इस चीज से चेक नहीं होगी कि तुमने कितने टफ क्वेश्चंस किए, तुम्हारी एबिलिटी इस चीज से चेक हो रही है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। वो अब तो बात समझ रहे हो सारे के सारे बच्चे, है ना? एकदम एक एक बात को मैंने यहाँ पॉइंट टू पॉइंट रखा है। अब ये जो डेट्स दी है ना, इट्स अ टाइम टेबल, इट्स अ टाइम ड्यूरेशन। इतने टाइम में खत्म करना ही है। देयर इज नो अदर एक्सक्यूजेस कि मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे सेक्शनल थे, मेरे जॉब था, मेरे को बहुत से और काम हो गए, घर पे शादी थी। ये सारे एक्सक्यूजेस तुम्हारी लाइफ में सक्सेस के सबसे बड़े बैरियर हैं जो तुम्हें ब्रेक करने होंगे नेक्स्ट 6 मंथ में। ठीक है, आगे आओ। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मॉक को लेके। कितने लोगों की क्वेरीज मॉक को लेके है? लास्ट 75 टू 90 डेज इज सफिशिएंट टू मॉक फॉर कैट 23। बहुत बेटर बेटर क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो इतने दिन बचे नहीं है, अभी काफी इससे ज्यादा टाइम है, तो फालतू में कोई भी मॉक परचेज करना, अनअकैडमी के मॉक देना फिलहाल के लिए उन बच्चों के लिए सही नहीं है जिनका 20, 30, 10% सिलेबस हुआ है। हाँ, मॉक वो लोग दे सकते हैं जो रिपीटर हैं या फिर जिनका 80% सिलेबस हो चुका है। इज इट क्लियर बच्चों? एकदम सही से बात समझ में आ रही है? मैं ना एक वो बात कर रहा हूं जो जेन्युइनली हिट करनी चाहिए। और मैंने कई बार बच्चों को देखा है अपनी खुशी के लिए बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस करते रहते हैं, पूरे दिन खुश रहते हैं। एक वो भी अपने माइंड में सेटअप कर लो कि अगर किसी से बेसिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो बेसिक क्वेश्चंस करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। यस, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मैंने परसेंटेज बढ़ा दिया, अब वो परसेंटेज के इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। चाहे वो अनअकैडमी की क्लास हो, फ्री क्लास हो, यूट्यूब की क्लास हो, रिकॉर्डेड हो, सारे दिन परसेंटेज कर रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है। और जिस टॉपिक में मजा आ रहा है उससे तुम्हारे नंबर नहीं बनने वाले। ये बात अच्छे से जान लेना कि क्वांट पढ़ने में मजा आता है इसलिए सारे दिन क्वांट पढ़ रहे हो, नहीं चलेगा काम। LRDA पढ़ने में मजा आ रहा है, रोज सेट कर रहे हो, नहीं चलेगा काम। VRC पढ़ने में मजा आ रहा है, सारे टीचर्स की क्लास ले रहे हो, लाइव ले रहे हो, रिकॉर्डेड ले रहे हो और क्लास में अटेंशन बना रहे हो। उस अटेंशन से सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी का डाटा रीच होता है तुम्हारा
दिमाग रीच नहीं होता। बैलेंसिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ योर सक्सेस। क्वांट अच्छा लगता है तो क्वांट को उतना ही पढ़ो जिससे तुम्हारा काम चल जाए, ये नहीं कि पूरे दिन क्वांट पढ़ो। एलआरडीए अच्छा लगता है तो उतना ही पढ़ो जिससे एलआरडीए का अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। ऐसा नहीं कि एलआरडीए में तुम लोगों को टीचर थोड़ा ना बनना है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज की जनरेशन के साथ। जो अच्छा लगता है उसमें पूरा दिन निकाल देते हैं। सारी क्लासेस मेरी भी नहीं करनी और टीचर की भी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ वेल डिजाइन और वेल स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, ये नहीं कि आज 3 दिन पहले मैंने बताया 6 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये है, फिर 10 दिन बाद फिर पूछ रहे हो क्या स्ट्रेटेजी है। तो ये जो हर तीसरे दिन स्ट्रेटेजी पूछते हैं ना, वो अगले साल पेपर देना चाहते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा दूर रहे जो हर तीसरे दिन पूछते हैं सर प्लानर सेट कर दो। क्या सेट कर दूं प्लानर बताओ एक बार, है ना। तो कम से कम ये चीज मेक श्योर रखो कि जो प्लानिंग है वो माइंड में सेटअप हो जानी चाहिए, हर तीसरे दिन उसे सेट करने की जरूरत ना पड़े। राइट, अगेन देखो, सेक्शनल मिनी टेस्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टॉपिक कवरेज। बेटा मान लो आज तुम लोगों का फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, तो इसके सेक्शनल देने चाहिए क्या? आंसर क्या होगा? यस सर, मेरा अगर अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया तो मैं सेक्शनल दूंगा, मैं पीवाईक्यू करूंगा। दो चीजें तुम्हें एज ए लर्नर करनी चाहिए, तुम्हें सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए प्लस पीवाईक्यू खुद से करने चाहिए। कितने लोगों को पीवाईक्यू की लिस्ट चाहिए 2017 टू 2022, सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज, इवन परसेंटेज के क्वेश्चंस अलग, रेशियो के क्वेश्चंस अलग, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस अलग, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस अलग। हर टॉपिक के ईयर वाइज, टॉपिक वाइज मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा नेक्स्ट मंडे तक। ठीक है, इवन उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे देख डालो। टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करो, फिर जो पीवाईक्यू है उनको कंप्लीट करो। इज इट क्लियर? नहीं समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत ही वेल प्लान, वेल डिजाइन। इस साल अपन कैट क्रैक करने जा रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा। अगर तुमने जो मैंने कहा है पिछले 40 मिनट में हर वो बात मानी, तो कैट, कैट नहीं तो जेट, जेट नहीं तो आईएफटी, आईएफटी नहीं तो स्नैप, स्नैप नहीं तो एनमेट, एनमेट नहीं तो सीमेट, और सीमेट नहीं तो महाराष्ट्र सीटी, नहीं तो टिसनेट। तुम लोगों ने देखा होगा रिसेंटली इसी वाईटी चैनल पे कुछ टॉपर्स की वीडियोस के साथ टीचर्स को कि ये इसकी 12th रैंक है, इसकी 15th रैंक है। वो लोग हैं जिनका कैट किसी वजह से खराब हो गया था, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। किसी भी एंगल से किसी भी अच्छे कॉलेज में अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि तुम लोगों ने अपना साल खराब कर लिया, तुम्हें आईएम नहीं मिला तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। तुम्हारे अंदर कितनी बेहतर स्किल है लर्निंग की, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने माइंड में ये ध्यान रखो, ये 6 मंथ कैट के लिए है। ऐसे टोटल 8 एग्जाम होंगे और अगली मार्च तक चलेंगे। यू हैव टोटल 12 मंथ। अगर उस 12 मंथ में तुमने अपना 100% दिया तो कोई नहीं रोक सकता कि 24 के अंदर तुम इंडिया के टॉप 50 कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। यू आर द डिसाइडर। ठीक है, अगेन देखो, इन ए वीक मैक्स टू मैक्स 2 मॉक। बेवकूफी बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस हो गया रोज मॉक दे दो। किसी ने कह रखा है कुछ तो इंप्रूव होगा, कुछ तो इंप्रूव होगा। बिल्कुल रद्दी अप्रोच है। रोज मॉक देके क्या इंप्रूव करोगे? तुम्हें अपनी गलतियां ही नहीं पता चल रही। ऐसे तो होना होता है। तो तुम्हें सिर्फ 2 मॉक देने, वो भी मैक्स टू मैक्स। मैं तो हमेशा 1 कहता हूं, ठीक है। और डिटेल एनालिसिस, इट्स इंपॉर्टेंट टू इंप्रूविंग इन अ मॉक स्कोर। अगर मॉक में स्कोर ना आ रहे हो या ना बढ़ रहे हो फ्यूचर में, इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट इतना आइडिया रखना कि मॉक को एनालिसिस किए बिना नेक्स्ट मॉक नहीं देना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। मॉक एनालिसिस में 7 डे चले जाते हैं एक एक क्वेश्चन को जब तुम डील करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 66 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन पे अगर डिटेल एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्गनेस चाहते हो तो तुम्हें 7 डे चाहिए होते हैं एक पूरे मॉक को एनालिसिस करने में। और इसमें मैं और मेरी टीम तुम्हारी हेल्प करेगी फ्यूचर में। राइट, अब बेटा एक बात बताओ, कमेंट करके, सारे कमेंट करके बताना जो एक्टिव लर्नर है, क्या जब तुम्हारा मॉक होता है, मॉक एनालिसिस में सबसे पहले क्या करना चाहिए तुम्हें? एक एक पोल करवाना चाहूंगा नॉर्मल, फिर पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे तुमने मान लो क्वेश्चन सही किया, क्वेश्चन गलत किया, राइट, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। तुम्हें एनालिसिस में सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? ये ऑप्शन ए है, लिखो कमेंट में लिखो। ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है।
व्हाट यू थिंक कि पेपर देने के आने के बाद मुझे एनालिसिस करना है, तो मुझे कौन से क्वेश्चंस एनालिसिस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस एनालिसिस करने चाहिए? टेल मी, एवरीवन टेल मी। बस यही यही पता चल जाएगा कि तुम लोग कितना कितना मैच्योर हो एग्जाम क्रैक करने के नजरिए से। हाँ, जो जो ए लिख रहा है ना वो रेगुलर लर्नर है मेरा, जो ए लिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में फील करता है। बेटा कभी भी बी को एनालिसिस नहीं करना चाहिए, ये सबसे रद्दी अप्रोच है। तुम क्या करोगे, सुनना मेरी बात, क्या 40 मिनट जो सेक्शन में मिलते हैं वो तुम्हारे चच्चा विधायक भी होंगे तो बढ़ा सकते हैं क्या? 40 मिनट इस क्लास के हर बच्चे को, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो फोर्थ अटेम्प्ट दे रहा हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, 40 ही मिनट मिलेंगे। यस और नो? यू हैव ओनली 40 मिनट। अब बेटा ढंग से सुनना, ये जो क्वेश्चन तुमने सही किया है, तुम लोग सच बताओ, 10 में से 10 क्वेश्चन में से क्या 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो तुम्हारे थोड़े से आइडियल होते हैं, तुमने आइडिया लगाया और सही हो जाते हैं, और उसको अपन सही मान लेते हैं? यस और नो में रिप्लाई करना। अगर तुमने लाइफ में कभी भी कोई मॉक या टेस्ट दिया है तो 10 क्वेश्चन सही होते हैं, उसमें से 8 ही अपन को आते हैं, 2 तो अपन एज्यूम करते हैं, आइडिया लगाते हैं और सही हो जाते हैं। तो तुम चाहो तो मुझसे झूठ बोलो, चाहो तो पेरेंट्स से झूठ बोलो, चाहो तो दोस्त से झूठ बोलो, बट अंदर से तो पता है ना कि मुझे 8 ही आते थे, 2 में तो मैंने तुक्के मारे हैं। अब जो क्वेश्चंस तुमने सही किए हैं उनको ऑब्जर्व करो कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट दोबारा आया तो क्या मैं इस 10 क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट बचा सकता हूं? और इस बात में सबसे बड़ी बात क्या है, इंसान वही टाइम सेव कर सकता है जहां उसको कोई चीज आ रही होती है। इफ यू हैव अ नॉलेज तो ही टाइम सेव कर सकते हो। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जो अटेम्प्ट नहीं किए वहां टाइम सेव नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था। क्या इन 10 क्वेश्चंस को मैं बेहतर तरीके से कर सकता था? क्या मैं इनको बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकता था? क्या मैं इसे ऑप्शन से उड़ा सकता था? दैट्स कॉल्ड रियल कैट एस्पिरेंट। बोलो मजा आ रहा है बात सुन के? कितने लोग बात समझ पा रहे हैं ये कि ये 10 क्वेश्चन ही तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिलाएंगे फ्यूचर में? तुम हमेशा गलत एनालिसिस करते हो खुद को। अब जो गलत हुए हैं उनमें 2 चीजें तुम्हें मेक श्योर करनी होगी कि क्या ये क्वेश्चन सिली एरर हुई है, तो सिली एरर को तो अलग लिखना है कि ये भैया सिली एरर की वजह से हुआ है, राइट? एक की मैंने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया, तो ये होती है डिसीजन मेकिंग पावर कि भैया या तो फ्यूचर में ऐसा कॉन्सेप्ट दोबारा मैं पिक नहीं करूंगा, या फिर नेक्स्ट मॉक से पहले क्या करूंगा, नेक्स्ट मॉक से पहले वो रिवाइज करूंगा, कंप्लीट रिवीजन, है ना? यस और नो? कंप्लीट रिवीजन। कंप्लीट रिवीजन का मतलब चुपचाप जिस टीचर को फॉलो किया है या जहां से पढ़ाई की है उसकी सारी वीडियो देख डालो एक रात में। क्या बोल रहे हो? एक रात में सारी वीडियो देख डालो। जैसे तुम लोग वेब सीरीज खत्म करते हो वैसे ही चैप्टर खत्म करोगे। फ्यूचर में रिपीट मोड पे गलतियां नहीं होंगी। अगर तुम लाइफ को भी इस चीज से रिलेट करो ना, अपन उन्हीं चीजों से हर्ट होते हैं जो अपन रिपीट मोड में करते हैं। एक ही गलती बार बार करना आदत कहलाती है। अगर तुम्हारी आदत में सिली मिस्टेक है तो तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो अपनी छोटी गलतियों को इग्नोर मत किया करो। छोटी सिली मिस्टेक, स्क्वायर याद नहीं आ रहे, क्यूब रूट याद नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन याद नहीं आ रहा, फाइनल डिजिट निकालना नहीं आता, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। सिली नहीं है ये वो है जो तुम्हें बहुत हर्ट करने वाली है पेपर के दौरान। तो इन चीजों को क्लास टाइम से ही इंप्रूव करना स्टार्ट करो। तुम्हें ये इंप्रूवमेंट बहुत माइनर होते हैं, नजर नहीं आते, बट जिस दिन नजर आएंगे तुम्हें इनके नजारे अलग दिखेंगे। ठीक है? मैं क्वेश्चन लूंगा ना बेटा, मैं कोई 1 मिनट के लिए थोड़ा आया हूं, आराम से 1-2 घंटे बात करेंगे। उसके बाद बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है? सबसे बात करूंगा, एक बार सुन लो, सारी बातें सुन लो फिर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या है, नेवर इग्नोर सिली मिस्टेक्स, और ये बातें मैंने लिख दी है। ठीक है? ये पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी। आगे आओ। अरे 1 मिनट भी ऐसा हुआ है क्या कि कोई इधर उधर की बात की हो मैंने? अब बात करते हैं प्रोफाइल को लेके, ध्यान से सुनना। ये जो 100% प्रोफाइल होती है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये जो नंबर्स लिखे हैं वो अलग अलग आईएम के लिए अलग अलग हैं। वैसे मैंने वाईटी पे ये वीडियो बना के अच्छे से डाला हुआ है कि कौन से आईएम का स्कोर रीडिंग कैसा है, बट वो वीडियो कैट से पहले देखना बेवकूफी है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कैट का स्कोर नहीं होगा तुम अपना स्कोर निकाल ही नहीं सकते। जब तक तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, तब तक
तुम लोग ये कर ही नहीं पाओगे। इज इट क्लियर? बात समझ रहे हो? तो फालतू में हैक्टिक प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना खुद के लिए। ये 60% वेटेज रखता है, तो क्या ये सबसे ज्यादा वेटेज है? और अगर सच बताओ ना, यही चीज तुम्हारे हाथ में है। ओनली कैट स्कोर इन योर हैंड बच्चों। एक कैट का स्कोर है जिसे तुम अब इंप्रूव कर सकते हो। इंप्रूविंग फैक्टर है ये। क्या बात सही कह रहा हूं क्या? इसे ही इंप्रूव कर सकते हो और कोई चीज इंप्रूवेबल नहीं है फिलहाल, अगर राइट नाउ मैं सोचूं तो। दूसरी चीज 20% तुम्हारी प्रोफाइल मैटर करती है, राइट? अब प्रोफाइल के बारे में टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे के मान लो 10th के अंदर, 10th के मान लो, 12th के मान लो, ठीक है, ग्रेजुएशन के मान लो, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल है, 90% से ऊपर है, ठीक है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, और इसमें भी 90 है, राइट एवरीवन? अगर इन सब में 90 है और एक दूसरा बच्चा जिसके 80 है, राइट, एक तीसरा बच्चा जिसके 70 है, एक चौथा बच्चा जिसके, सुनते जाना, 60 है, तो क्या ये प्रोफाइल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा? यस और नो? अरे एवरीवन, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो। अगर तुम्हारे मार्क्स ऐसे हैं तो तुम्हारा जो प्रोफाइल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या तुम उसे इंप्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये अगर डिक्रीजिंग में है तो मेक श्योर करो कि तुम्हें यहां एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इसे इंप्रूव करना रहेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? अब बार बार ये करने से बदल थोड़ा ना जाएंगे। 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं बदलते भाई, कितना भी पैसा क्यों ना हो, ये फिक्स है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके 50% और उससे ऊपर मार्क्स हैं उनके लिए भी कुछ कॉलेजेस होते हैं, बट वो फालतू में अपने आप को पैनिक या लो फील ना करवाएं। ये बचपन की गलतियां थी जो अब जवानी में सामने आ रही हैं, तो उन्हें जाने दो। इन्हें नहीं बदल सकते। तुम सिर्फ एक चीज बदल सकते हो, कैट में अच्छा स्कोर। अगर वो आया तो तुम्हें अच्छे आईआईएम के चांसेस है। टोटल 20 आईआईएम होते हैं बच्चों, इंडिया के टॉप 20 आईआईएम्स हैं, जहां कहीं भी तुम्हें अगर सीट मिल जाती है तो ये मानो कि तुम आने वाले 2 या 3 साल में अपनी पूरी पीढ़ी में या फिर अपनी पूरी जनरेशन में सबसे ज्यादा काबिल इंसान हो इस प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये बातें एकदम क्लियर हैं कि फालतू में बार बार नहीं सोचना। भाई इस बच्चे को कितना मिलेगा खुद बताओ, मैं खुद ही लिख देता हूं, यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, जिसके 100% है उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? सर मान लो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे फॉर एग्जांपल। जिसके 90% है तो कितने मिलेंगे? सर 9 मार्क्स मिलेंगे। जिसके 80% है फॉर एग्जांपल उसको कितने मिलेंगे? 80। ये रफली आइडिया दे रहा हूं। 70% है तो 7, 60% है तो 6। तो बेटा अब तुम ये 6 कैसे इंप्रूव करोगे? यहां पे 99.5 परसेंटाइल लाके। यस और नो? यहां पे ये सारा बचपन का गलती तुम ठीक कर सकते हो इसे 99 और 100 परसेंटाइल बना के। ये फालतू में इस पे टाइम वेस्ट मत करो। फिर बात करते हैं गैप ईयर की, है ना? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही तो है, गैप ईयर। जिस बच्चे का 2023 के अंदर ग्रेजुएशन हो रहा है, 2023 के अंदर ग्रेजुएशन हो रहा है, 2023 के अंदर, ठीक है, कभी भी हो रहा, डजेंट मैटर, वो गैप ईयर काउंट नहीं होगा। ये गैप ईयर नहीं होगा, ठीक है, ये गैप ईयर नहीं होगा। जिसका 2022 या उससे पहले हुआ है तो वो गैप ईयर काउंट होगा। अरे बार बार नहीं पूछोगे ना, इतना तो पढ़ना आता है कि 2023 में ग्रेजुएशन हो रही है, गैप ईयर नहीं है। 2022 में हो रही है तो गैप ईयर है। उसको फिल करने के 2 तरीके हैं, या तो तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो बात ठीक है, नहीं तो इंटर्नशिप बहुत होती है, ठीक है, अलग अलग जगह की, उसकी अपन अलग बात करेंगे। स्पेसिफाई वीडियो बनाएंगे जिनका गैप ईयर है और वो काफी ज्यादा हो रखा है और वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी नहीं थे और कोई ऐसी इंटर्नशिप भी नहीं कर रखी जिनसे उनको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल पाए, जिससे उनका सीवी अच्छा हो पाए। और ये 20% ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इसके लिए बच्चों कम से कम 1 मंथ मिलेगा तुम्हें। तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर थिंकिंग दैट लाइक दिस कि क्या करूं पर्सनल इंटरव्यू में, क्या करूं। ये तो वही बात हो गई ना कि अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पहले से ही टेंशन हो रही है, पहले से ही टेंशन हो रही है, राइट? है ना? सोचा नहीं अभी शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चों का क्या करूंगा, तो वैसे वाली सीन है, ठीक है। पहले सोचो, अभी तुम अपने आप को नहीं बदल सकते, कैट का स्कोर बदलो और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू को बदलो, दैट्स इट। होप सो एक एक बच्चे का डाउट क्लियर है। फालतू में प्रोफाइल के बारे में नहीं सोचना। जिसका गैप ईयर है कोई प्रोफाइल इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैट का स्कोर इंप्रूव करो। जिनके गैप ईयर है वो छोटे मोटे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं
30 डे के भी सर्टिफिकेशन होते हैं, 100 आवर के सर्टिफिकेशन होते हैं, काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर तुम अपने सीवी में ऐड करोगे तो सुंदर लगेगा, वो थोड़ा इंप्रूविंग लगेगा। मान लो जब सीवी बनाते हो ना तो पॉइंट वाइज जाता है, .1, .2, .3, ऐसे फिल करोगे तो खुद को ही बेटर फील होगा। अगर तुमको बेटर फील हो रहा है तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है पर्सनल इंटरव्यू में वो भी अच्छा होगा, और जो लोग तुम्हारी प्रोफाइल एनालिसिस कर रहे हैं उनको भी फील होगा कि हाँ, सामने वाले को थोड़ा नॉलेज है कि एमबीए करने के लिए क्या क्या पॉइंट क्लियर होने चाहिए। चलो आगे सुनो। नेक्स्ट, अब ये वाली बात तो तुम अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ये वाली बात कैट के लिए मुझसे मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वेल मैनेज सेशन तुम्हें मिलेगा। मैंने सब कुछ रखा है, ये बातें अपने आसपास लिख लो। लेट्स क्रैक इट तो डेफिनेटली होने वाला है। नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारा मन ना करे ना नहीं पढ़ना, उस दिन जिस दिन पढ़ोगे ना उस दिन आएगा मजा। मेरा हर क्लास से 5 मिनट पहले मन करता है मैं ना लूं, बट क्या तुम्हें आज तक किसी क्लास में लगा है कि एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है, सर फोन चला रहे हैं, सर का ध्यान नहीं है, सर समझा नहीं रहे, सर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सर टाइम निकाल रहे हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और इवन मेरा क्लास स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले ऐसा मन करता है कि रीशेड्यूल कर दो, और इवन मैंने किया नहीं आज तक। तो तुम लोग भी अगर जिस पॉइंट पे होते हो ना कि आज मन नहीं कर रहा, उस पॉइंट पे पढ़ाई करो, तब जाके कैट क्रैक होगा। अब वन बाई वन अपने आंसर, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम, है ना। अगले 20 मिनट मैं हर बच्चे के क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो जेन्युइन होगा। जब मुझे लगेगा सबके क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं देन मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। चलो मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं। चलो आ जाओ फटाफट। सब अपने अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ईच एंड एवरी। सर मैं तो नेट पे देख रहा था। फिर नेट देखो ना, मुझे क्यों देख रहे हो? हाँ सोनी जी, थोड़ा तो विश्वास रखो। नहीं होता, नहीं होगा, नहीं होगा। 23 में हो रहा, कोई गैप ईयर नहीं। तो पेपर दे रहे हो ना तुम लोग, नवंबर में पेपर दे रहे हो, तो कोई गैप ईयर नहीं होगा। और गैप ईयर होता क्या है, कहाँ लिखा होता है, कहाँ कौन से बच्चे की डिग्री में लिखा होता है गैप ईयर है? अभी आने वाले 2 से 3 दिन के बाद एक दो बच्चों का जो आईआईएम में जा चुके हैं या फिर जिनका पूरा प्रोसेस हो चुका है, फाइनल कॉलेज मिल चुका है, उनके लाइव इंटरव्यू का मैं एक जूम कॉल रखूंगा। जूम कॉल या गूगल मीट रखूंगा, बोला था ना मैंने क्लास में। वो गूगल मीट में पूछ लेना भाई तुमसे क्या हुआ था, क्या ग्रुप डिस्कशन में हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, तुम तो वही बात कर रहे हो जहां तक तुम पहुंचे ही नहीं। वाई आर टॉकिंग अबाउट दैट कि सर ठंड लग रही है। इतना कैसे ठंड? पहले जाओ तो सही उस मौसम में। कैट में आए हैं तुम्हारे स्कोर? उसके बाद मुझसे बात करना, जिस दिन ना हो उस दिन बोल देना कि एक सर ने बोला था गैप ईयर, गैप ईयर कुछ नहीं होता। गैप ईयर तो तब होगा ना जो 2022 में पास आउट हो। दैट्स वाई यू हैव अ 1 ईयर गैप ईयर। अगर इस साल पास आउट हो रहे हो और इसी साल पेपर दे रहे हो तो ये गैप ईयर काउंट नहीं होता, ठीक है। शाबाश, शाबाश। टॉप आईएएम से कॉल नहीं आ सकते, बट ऐसे बहुत से बेबी आईएम्स हैं, न्यू आईएम्स हैं जो तुम्हें कॉल करेंगे अगर तुम्हारे 99 परसेंटाइल आते हैं तो। देवास सोनी बहुत अच्छा प्रोफाइल है, नो इशू। बेस्ट वर्क एक्स चाह के भी तुम अब ऐड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे इंटर्नशिप और कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनका मैं तुम लोगों को एक लिस्ट भेज दूंगा। वो अगर तुम्हें टाइमली टाइम मिले तो वो साइड बाय साइड कर लेना, वो प्रोफाइल इंप्रूविंग में काम देगा। बाकी वो चीज़ करने के लिए आपके पास जनवरी फरवरी मार्च रहेगा। तो अभी कैट प्रिपरेशन में और कुछ सोचने की नीड नहीं है, ठीक है। अगेन योगेश सर, आई एम 02 Janet, आई हैव 10th 12th ग्रेजुएशन, 2 ईयर गैप एंड एससी कैटेगरी। अगर 2 ईयर गैप है तो तुम्हें कोई ना कोई सर्टिफिकेट या फिर वर्क एक्स दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी तुम एससी कैटेगरी से हो, परसेंटाइल तुम्हें भी इतने ही चाहिए, 95 95 अब ही चाहिए, ठीक है। अगेन अंकित, अंकित 55 के साथ कुछ आईएएम नहीं लेते। कुछ टॉप के 10 आईएएम हैं जो 55 नहीं लेते, 60+ उनको मैडेंट्री है, तभी जाके उनका कॉल कन्वर्ट होता है। बट कुछ बेबी आईएएम तो, और इंडिया के बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, डोंट वरी बच्चों, जिनके 50 to 60 मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगेन मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। विवेक सर 63 73, नो एक्स्ट्रा।
तुम्हारे 10th में अच्छे हैं, 12th में अच्छे हैं, ग्रेजुएशन में अच्छे हैं, 12th में अच्छे नहीं थे, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा तुम्हें 12th में अच्छे नहीं थे, क्यों नहीं थे। और उन चीज़ों को जस्टिफाई तुम वर्ड से नहीं कर सकते, तुम अपने स्कोर से कर सकते हो। अभी 0% है, तो मेक श्योर करो कि नेक्स्ट 80 टू 90 डे में तुम चाहे मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, चाहे लाइव क्लासेस देखो, दिन में 3 से 4 घंटे लाइव क्लास देख के उनको क्या करना पड़ेगा, री रीड करने की हैबिट डालो, रिवाइज करने की हैबिट डालो। जो जॉब वाले बच्चे हैं वो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा क्या क्या होगा। देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि जो क्लास एक टीचर ने 2 मंथ के अंदर कंप्लीट की है, वही क्लास अगर एक टीचर 20 डे में कंप्लीट करेगा तो उतना वाइड सिलेबस नहीं हो पाता। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भाई मैंने अब से पहले 2 महीने लगाए हैं, कंप्लीट 2 मंथ में एल्जेब्रा किया है, तो इट्स अ पॉसिबल दैट कि मैं वही चीज 20 डे में दे दूं? नहीं ना। तो तुम लोग साइड बाय साइड को कंप्लीट करो, नया जब कोर्स आए ना तो उसमें क्वेश्चंस भी नए होंगे और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, ये मत सोचा करो अब दोबारा आएगा, आएगा जरूर, बट उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा पाएंगे जितना हमने अब से पहले पढ़ा दिया है। ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। 6 मंथ में मुझे पूरा सिलेबस दोबारा करवाना है, और मैंने पिछले 6 मंथ में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा। तो मेक श्योर करो ना कि डबल टाइम लिया है तो डबल एफिशिएंसी रही होगी और डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन सारे कोर्सेज में रहे होंगे, राइट। अगेन दिवेश का हो गया, और बताओ। आर्यन, आर्यन 10th 12th काफी अच्छा है, और बायो EWS कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर गैप ईयर नहीं है तो यू कैन कैरी ऑन और अपने परसेंटाइल पे फोकस करो। किसी भी सेक्शनल कट ऑफ के बारे में जरूर सोचना। तुम लोगों का जिनका प्रोफाइल अच्छा होता है उनकी सेक्शनल कई बार अटक जाती है, तो हर सब्जेक्ट के बारे में एटलीस्ट इतना नॉलेज हो कि उसका सेक्शनल तुम क्रॉस कर पाओ, ठीक है। अगेन अनुष्का, अनुष्का CBSE 12th और BBA फर्स्ट ईयर। अभी अगर आप सेकंड ईयर में हो और आप 24 टारगेट कर रहे हो अनुष्का, तो ऐसा टारगेट करो कि ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस ना लो, एक क्लासेस में एक टॉपिक पे फोकस करो, उसको कंप्लीट करो, अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ और उसे कंप्लीट करो। अपने आप को 23 के एस्पिरेंट की तरह मत लेके जाओ कि सब कुछ कर रहे हो और फिर चीजें कम समझ में आ रही है। अगर ऐसा करोगे तो 23 के अंदर तो प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, 24 तक आते आते ये फील होगा कि कुछ किया ही नहीं ढंग से। तो सीक्वेंस रखना बहुत जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली वर्क करेगा अगर तुम्हारे पास किसी भी जगह का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट का एक मेन मीनिंग होता है कि कहीं पर्टिकुलर जगह पे तुमने अपना टाइम दिया है और वो टाइम वैल्यूबल था, दैट्स इट। अगेन देखो, वंस ने क्या कहा है, सर प्लेड वॉलीबॉल नेशनल ये और स्टार्ट। यस डेफिनेटली वन, काफी सही प्रोफाइल है, बट 12th में तुम्हारा मार्क्स कम है, तो तुम्हें टॉप IIM को साइड रख के, मैं बताऊँ ना, प्रोफाइल जिनकी थोड़ी बहुत गड़बड़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो, क्योंकि कैट के बाद जेट, IFT, स्नैप, एनमेट, सीमेट सारे आते हैं। कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम हैं जिन पे प्रोफाइल मैटर ही नहीं करती। महाराष्ट्र सिटी, जितने भी लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, प्रोफाइल अगर तुम सिर्फ 40% पे भी पास हो ना, प्रोफाइल चेक भी नहीं होती। वहां पे एडमिशन मिलता है महाराष्ट्र सिटी में क्या स्कोर आया उसके बिहाफ पे। तो डोंट वरी, सब बच्चों के लिए सब कुछ है, बट प्रोफाइल को लेके ये ना कहो कि सर ये इसको कैसे इंप्रूव करे, प्रोफाइल तो ऑलरेडी खराब है तो खराब है। उसको सिर्फ इंप्रूव करने के लिए कि गैप ईयर में तुम कोई सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। गरिमा 10th 12th ग्रेजुएशन, यस, ये काफी सही प्रोफाइल है गरिमा, यू कैन कैरी ऑन। जूही, आपके 10th में बहुत कम है, तो आप एक या दो एग्जाम ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट कॉलेज से कॉल आ सकता है, बट IIM के कॉल 50% से कम पे नहीं आते। उत्कर्ष बहुत सही प्रोफाइल है, इस पे ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ अगर LRD कर रहे हो तो क्वांट भी कर लो, और ये सब कुछ एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करके मॉक पे शिफ्ट हो जाओ। टोर्सिया, वो बैच ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तुमने जो रिकॉर्डेड किया है, रिकॉर्डेड कोर्सेज के बाद क्या होता है, कितना इंप्रूवमेंट आया, वो पता लग जाता है। जैसे वहां तुमने आई थिंक 50-60 सेट किए होंगे, और मुझे लगता है रिकॉर्डेड करने के बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी तुम्हें। कहीं कहीं लगा है कि यहाँ पे अगर सर होते लाइव तो मैं पूछ लेती कुछ। तो वो वाला जो सिनेरियो है, जो लैग तुम्हें रिकॉर्डिंग करते टाइम आया होगा, वो लाइव में नहीं रहेगा। और लाइव क्लासेस का सबसे बढ़िया सिनेरियो क्या होता है, सामने एक सेट होगा, तुम पोज करो, सेट बनाओ, बात खत्म, फिर टीचर का सॉल्यूशन देखो। इससे तुम्हारा एक एनवायरनमेंट रेडी होता है खुद से।
समझ के खुद से पढ़ाई करने वाला टाइम चला गया, वो दो चला गया कि खुद से ही तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसा ही अगर होता तो अब तक कर ही लेते अपन, नहीं क्या? सक्षम, आपका मैसेज जिसका मिस हो गया दोबारा कर दो ना यार। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सबके मैसेज देख लिए। जतिन, ठीक है। 22 में ये प्रोफाइल था, तुम लोग 23 में ये इम्प्रूव कर सकते हो। काफी ऐसे बच्चे और काफी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 80 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल लेके आए हैं, बट उनके एफर्ट्स मैटर करते हैं कि उनकी जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो जब जब वो सीखते हैं तो ऐसा नहीं सोचते कि हमें आता है। जो बच्चा सीखते टाइम ये सोचता है कि उसको आता है, वो कभी नई चीजें नहीं सीख सकता। अगर तुम्हें नई चीजें या कैट लेवल की चीजें सीखनी है तो जब भी क्लास में आओ, चाहे तुम्हारा क्वांट अच्छा हो चाहे तुम्हारा एलआरडी अच्छा हो, मेक श्योर करो कि जिस टीचर से भी पढ़ो उसकी बातें पूरी सुनो, क्योंकि वहां से तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने को ही होगा, सब्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं रहता। ये लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। जितना अच्छा सुनोगे उतना बेहतर समझोगे। रूपम सर, 12th, ये अभी आपका प्रोफाइल सही है रूपम। जस्ट फोकस ऑन योर कैट प्रिपरेशन। कैट में मैंने आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया। ऐसा कोई बच्चा जिसका कुछ प्रोफाइल रहा है, यू कैन लाइक द सेशन। बच्चों, सेशन लाइक करने का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मुझे लग जाए कि कितने लोगों ने एक्टिवली मुझे सुना, दैट्स इट। और पूछो, हो गया? मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी बच्चे का क्वेश्चन या आंसर नहीं किया होगा। मैंने हर वो बात तुम लोगों के सामने रखी है। अगर फिर भी रह जाए ना तो ग्रो अंडरस्कोर मोर अंडरस्कोर अकेडमी यहाँ पे मैसेज कर देना, या फिर देखो अन अकेडमी पे जाओ, फॉलो करो, कम्युनिटी पे मैसेज कर देना कि सर मेरा मैसेज स्किप हो गया था। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी केयरफुली बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर बच्चा अपना डाउट पुट कर सकता है। इवन बता सकता है कि क्या मैंने तुम्हारे सारे डाउट लिए हैं, क्या मैंने एक परफेक्ट प्लानिंग बताई है, क्या मैंने वो सीक्वेंस भी फॉलो किया है जो तुम लोग काफी दिन से मिस कर रहे थे। एक दो डाउट और है वो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। सक्षम, मेरा नाम सक्षम है, बीएससी 10th 12th काफी अच्छा है। हाँ, मॉक अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं आया है सक्षम। मॉक तुम्हें जुलाई से पहले अटेम्प्ट नहीं करने एक बार। स्वाति, काफी अच्छा स्कोर है आपका, और आप इंजीनियर हो ग्राउंड से, ठीक है। आपने कैट 2019 में दिया था। जब कोई एग्जाम सिर्फ रैंडमली दिया जाता है तो उसके परसेंटाइल मैटर नहीं करते। इस साल तुम सीरियस होके दे रहे हो तो ध्यान रखो कि वो जो गलतियां जो तुम एग्जाम हॉल में गए थे 19 में, जो एक क्लियरिटी थी, क्या उसी लेवल की क्लियरिटी? क्लियरिटी इन सेंस समझते हो कि उस टाइम कोई फियर नहीं था, तो इस बार भी वही होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम डर के जाओगे इस बार क्या होगा, मेरे पास तो लास्ट चांस, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपना बेस्ट देने के लिए अपना जो मेंटल लेवल है वो भी बेस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर लेता हूं मैं ना। स्टडी मटेरियल के बारे में बात, लास्ट 1 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट दे दो। तुम लोग एक छोटे से टॉपिक की बात कर लेता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। फैक्टर की बात कर लेता हूं। यस एवरीवन, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आई थिंक मैं फैक्टर पढ़ा रहा हूं, सबको पता है फैक्टर पढ़ा रहा हूं। इसकी बात कर लूं, 2 सेकंड सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। बेटा, फैक्टर के अंदर क्या कोई बचा है तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी कमी दी है मैंने? कम से कम 20 क्वेश्चंस तो लाइव करवाए हैं, 20 की सीट दे दी, उससे पहले 20 और दिए थे। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पे बैठे रहो। जितने भी लर्नर मुझे बहुत स्मूथली फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए स्टडी मटेरियल खुद ही प्रोवाइड कर देता हूं मैं। फिर भी अगर तुम लोग चाहते हो कि सर हमें लिखा हुआ मिलना चाहिए, तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा गूगल ड्राइव के लिंक में हर क्लास का शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है। याद है कि नहीं है? पूरा अर्थमेटिक अपलोड करवाया था, ऑलमोस्ट एल्जेब्रा अपलोड करवाया है, ज्योमेट्री अपलोड करवाऊंगा, नंबर सिस्टम अपलोड हुआ है, तो काफी है वो। फिर भी जो अन अकेडमी के नोट्स हैं, अगर तुम आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो तो घर पे आए हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। हम सब एजुकेटर ने मिलके बहुत अच्छे से क्रिएट किया उनको। या फिर तुम अन अकेडमी के प्लस लर्नर हो तो तुम्हारी ऐप में शो हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि कभी भी किसी भी क्लास में ज्वाइन होने के बाद उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए या रीड करने के लिए सबसे सही नोट्स है राइट नाउ मार्केट में। अब तुम लोग है ना, किसी का कंपैरिजन सुन लेते हो, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। अगर तुम पढ़ाई करो ना तो सब अच्छे हैं।
तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे रिजल्ट मैटर करते हैं तुम्हारे एफर्ट पे, प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट, नॉट योर टीचर। टीचर तो एफर्ट लगाते ही हैं। इन्हीं क्लास में से आईआईएम अहमदाबाद भी जाएगा, इसी क्लास में से आईआईएम बेंगलोर भी जाएगा, कोलकाता भी जाएगा, और इसी क्लास में से बच्चा 2024 का पेपर देने भी जाएगा। तो फर्क है ना। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग एबिलिटी, कितना तुम प्योरिटी से सोचते हो। अपने आप को किसी भी पजल में डाले बिना, किसी भी और कंट्रोवर्सी में डाले बिना मेक श्योर करो कि क्या तुम सिलेबस फिनिश कर रहे हो। लास्ट चीजें लिख लो, वैसे एक लास्ट लास्ट वाली लाइन सुन लो और फिर चले जाना। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के 3 तरीके हैं, सुन लेना। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के 3 तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, तो कैसे कंप्लीट करोगे? अर्थमेटिक बेसिक नोट्स मिले हुए हैं बच्चों? यस और नो में रिप्लाई करो जो रेगुलर है। बेसिक नोट्स मिले होंगे। बेसिक के बाद मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी करवाए हैं, आई थिंक मिले होंगे। इसके बाद ध्यान से इसके 2017 टू लेके 2022 के सारे पीवाईक्यू, और इसके बाद कुछ नहीं करना, तुम लोगों को सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट अनअकैडमी की ऐप पे भी अवेलेबल है, सेक्शनल टेस्ट। ठीक है। अब जिन जिन की प्रोफाइल रह गई अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, मेरी कम्युनिटी में पोस्ट कर देना। नहीं तो अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ डिस्कशन ग्रुप में अपलोड कर देना, इस डिस्कशन ग्रुप में अपलोड कर देना। ठीक है। ये डिस्कशन ग्रुप grow_more_academy09 पे मिल जाएगा। काफी लंबा सा सेशन हो गया, अब मुझे तुम लोगों से मिलना भी है। याद है तुम्हें आज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 845 प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, और आई थिंक इससे जबरदस्त जीरो टू जेनिथ का बैच नहीं आया होगा कैट के लिए अब तक। हर बात को, हर चीज को मैं ऑन स्पॉट तुम्हें सॉल्व कर रहा हूं और तुम्हारी डाउट ले रहा हूं। तो अगर तुम लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो 845 तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच बच्चों। बड़ा इंटरेक्टिव सेशन था। तुम लोगों ने पूछा, मैंने बताया, फिर भी 2-3 डाउट रह गए तो वो बच्चे वेट करना, मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में कमेंट में तुम लोगों को आंसर करूंगा। इस वीडियो को मैंने अपनी प्रोफाइल में सेव कर लिया है। जितने कमेंट आएंगे सबके पर्सनली आंसर मैं टाइप करूंगा, डोंट वरी। अब अनअकैडमी अपने आप में एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है, अनबिलीवेबल डिस्काउंट दे रहा है। वो तुम चाहो तो कैट 23 के लिए प्लस ले सकते हो, और चाहो तो आइकॉनिक। मैं आइकॉनिक प्रीफर करूंगा क्योंकि भैया 8 मंथ में तुम्हें सारी बुकें मिल जाएंगी, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का एक्सेस मिल जाएगा, साथ साथ तुम लोगों को आस्क मी डाउट का फीचर मिल जाएगा, मेंटोर मिल जाएगा, और इससे बेस्ट प्राइस में आइकॉनिक आज तक अनअकैडमी ने प्रोवाइड नहीं किया है। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड, और ये इस प्लेटफॉर्म का यूनिवर्सल कोड है। थैंक यू सो मच। ये लास्ट की लाइन थी। तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। होप सो कि आज का सेशन तुम्हें बहुत कुछ सिखा के गया है और तुम्हारी जो प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंस लेवल है उसको थोड़ा अप करेगा, है ना। फालतू में परेशान नहीं होना, ना ही ज्यादा सोचना। अगर तुम लोग अपने पे काम करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा एडमिशन अगले साल डेफिनेटली इंडिया के टॉप 50 कॉलेज में होना है। थैंक यू सो मच बच्चों। सी यू सून। ये वीडियो जैसे ही एंड हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करते हो कर लेना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन लेके। होप सो कि तुम्हें भी अच्छा लगा हो।